ये है एसओएस साइन जो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने दो लॉस्ट हाइकर्स को ढूंढने के दौरान देखा था, जो 1989 में माउंट असाई होकाइडो नॉर्दर्न जापान के एरिया में गायब हो गए थे। इस साइन की वजह से दो मिसिंग लोगों की जान बची थी। 24 जुलाई 1989 की शाम को एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने दो मिसिंग हाइकर्स को ढूंढने के लिए अपनी रिसर्च शुरू की। दिन खत्म होने वाला था जब रेस्क्यू टीम ने माउंट रेल से कुछ किलोमीटर्स दूर एक बड़ा एसओएस साइन देखा। हेलीकॉप्टर ने जब लैंड किया और पुलिस ऑफिसर्स को मिसिंग हाइकर्स झाड़ियों से थोड़ा नॉर्थ की तरफ आते हुए मिले। उसके बाद सब हेलीकॉप्टर में चढ़कर वापस चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल था और सब खुश थे कि सब जल्दी हो गया और किसी की जान खतरे में नहीं आई। और ये बड़ा एसओएस साइन जो बड़े ट्री लॉक्स यानी पेड़ की बड़ी डालियों से बनाया गया था, जो 5 मीटर्स लंबा और 3 मीटर्स वाइड एक ओपन एरिया में था, और इसने हेलीकॉप्टर को उन हाइकर्स का लोकेशन दिखाया। पर यहीं से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है। हेलीकॉप्टर के अंदर रेस्क्यू किए गए हाइकर्स को खाना और पानी दिया गया और वो अपने रेस्क्यूअर्स से बातें कर रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी तारीफ की। उसने कहा कि उन्होंने कितनी क्लेवर तरीके से ये एसओएस साइन बनाया, वरना उनका लोकेशन हेलीकॉप्टर के लिए देखना मुश्किल होता। पर हाइकर्स ने एक दूसरे की तरफ कन्फ्यूज के साथ देखा और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा ऑफिसर किसकी बात कर रहे हैं। ये रिएक्शन ऑफिसर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए हेलीकॉप्टर को वापस उसी एरिया की तरफ ले जाया गया और हाइकर्स को वो बड़ा एसओएस साइन दिखाया गया। और ये सब कुछ 1 मिनट के टाइम के अंदर होता है। जब उन्होंने वापस से एसओएस साइन देखा तो हाइकर्स शॉक्ड हो गए और ऑफिसर्स को बताया कि उन्होंने ये साइन नहीं बनाया। ये सबके लिए एक चिलिंग मोमेंट था, क्योंकि अब ये क्लियर था कि कोई और भी वहाँ था जो मदद मांग रहा था। अब ये समझ आया कि वो बड़ा एसओएस साइन किसी और ने बनाया था, जो वुड्स यानी झाड़ियों में खोया हुआ था। ये दोनों हाइकर्स बस को इंसिडेंट से उस बड़े साइन के करीब चले गए और हेलीकॉप्टर ने उन्हें स्पॉट कर लिया। हेलीकॉप्टर वापस बेस पर गया और अगली सुबह एक दूसरा रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया, क्योंकि दिन काफ़ी लेट हो गया था। अगले दिन 25 जुलाई 1989 को ग्राउंड पर एक दूसरा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एसओएस साइन माउंटेन की पीक से 4 किलोमीटर्स दूर था और पुलिस ने एरिया का एक्सटेंसिव सर्च शुरू किया। डिस्कवरी गुरूशम थी, जो सबके डर के बिल्कुल बराबर थी। एसओएस साइन के आसपास एरिया में फैली हुई बोन्स रिकवर की गईं, जो एक ह्यूमन स्केलेटन के कंप्लीट होने तक जोड़ी गईं। हड्डियों पर जंगली जानवरों के बाइट के निशान भी थे। ये हड्डियां बताती थी कि विक्टिम काफ़ी टाइम पहले एक ट्रेजिक डेथ से गुजर चुका था, क्योंकि वहाँ कोई स्किन बची नहीं थी। ये हड्डियाँ साइकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजी गई आइडेंटिफिकेशन के लिए। शुरुआत में यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये हड्डियाँ एक औरत की हैं जिसका ब्लड टाइप ओ है, पर कुछ दिनों बाद इस इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर दिया गया। एसओएस साइन के 100 मीटर्स दूर एक छोड़ा गया बैकपैक भी मिला। इस बैकपैक में कुछ पर्सनल आइटम्स थे, जैसे टूथपेस्ट, सोप और टॉवल। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक टेप रिकॉर्डर और 4 टेप्स, जो उस समय के पॉपुलर जापानीज एनीमे के थीम सॉन्ग्स कंटेन करते थे। शायद और भी अजीब बात थी कि ये बंदा माउंट क्लाइंबिंग के लिए गया और साथ में एनिमी थीम सॉन्ग्स के कैसेट्स ले गया, जो एनिमी गर्ल इमेज और स्टिकर्स से कवर्ड थी। पर अजीब डिस्कवरीज यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और ट्विस्ट आता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने एक कैसेट रिवाइंड की और उसका कंटेंट सुना। एक कैसेट में था सबसे शॉकिंग डिस्कवरी इस केस की, हेल्प मी। ये एक चिलिंग मैसेज था जो दुनिया को 1989 में हिला गया। जैसे ही न्यूज़ ने इस स्टोरी को रिपोर्ट किया, ये मैटर नहीं करता कि मैसेज जापानीज में था, इसका टेरिफाइंग टोन उसे हॉरिफाइंग बनाता है। वह बोलता है, मैं एक क्लिप यानी टीला पर हूँ, हिल नहीं सकता, एसओएस हेल्प मी। मैं एक क्लिप पर हूँ और हिल नहीं सकता, एसओएस हेल्प मी। मैं उस जगह हूँ जहाँ मैंने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा। बैम्बू ग्रास काफ़ी गहरी है और मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से उठाएं। इस आदमी की हैरोइंग वॉइस यानी कष्टदायक आवाज़ ने 80s के बच्चों की नींद उड़ा दी थी और दुनिया शॉक्ड थी
इस मिस्ट्री के कोइंसिडेंसेस और कंफ्यूजिंग डिटेल्स के साथ वॉइस की रिकॉर्डिंग के बाद और भी सवाल उठते हैं जो मिस्ट्री को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जो हड्डियां मिली थीं उनमें एक और कन्फ्यूज़न थी। शुरुआत में इन्हें एक औरत की हड्डियां बताया गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ थी वो एक आदमी की थी। ये कैसे हो सकता था? और जब हड्डियों को फिर से एग्जामिन किया गया तो उनका ब्लड टाइप ए बताया गया। ये सब डिटेल्स इस केस को और बियर्ड बना देती हैं। जैसे कि टेप में ये सुना गया था कि वो आदमी टीला पर अटका हुआ है और उसके आसपास बैम्बू ग्रास इतना गहरा था कि वो मूव नहीं कर पा रहा था। पर जब हड्डियां मिलती हैं तो वो टीला के आसपास नहीं मिलती। ये फैक्ट और भी कंफ्यूजिंग हो गया। और एक और अजीब बात थी, वो SOS साइन। अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हो और क्लिफ के नीचे उतरना चाह रहा हो तो उसे ये बड़ा और हैवी लॉग यानी पेड़ की टहनी के स्ट्रक्चर बनाने का वक्त कैसे मिल गया? ये कैसे मुमकिन था कि किसी ने अपने आप को इतना रिस्क में डालकर इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये लॉग्स का साइन बनाया हो? और ये भी उसके पास कोई टूल भी नहीं था जिससे ये लॉग्स यानी पेड़ की टहनियाँ काट सके। ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि ये साइन जरूर किसी और ने बनाया था, लेकिन उसने ये कैसे किया ये अभी तक क्लियर नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स को ये समझना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि जो टेप रिकॉर्डिंग थी वो किस इंसान की थी और उसकी डेथ कैसे हुई थी। जब रिसर्च टीम ने ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च की तब कुछ और क्लूज़ मिलते हैं। जैसे कि 30 जुलाई 1989 को एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि एक जर्नलिस्ट ने HBC टीवी स्टेशन के लिए रिपोर्ट करते हुए एक छुपा हुआ आइटम पाया। एक पेड़ के अंदर एक होल था जहां कुछ आइटम छुपा के रखे गए थे। उसमें 2 कैमरास, एक नोटबुक और एक ड्राइविंग लाइसेंस था जिसका नाम था केंजी इवामुरा और वह कोनान सिटी का रहने वाला था। केंजी इवामुरा का नाम पहले भी मिसिंग लोगों की लिस्ट में था जब वो 1984 में माउंट असाई के आसपास हाइकिंग करते हुए गायब हो गया था। ये पता चलने पर अथॉरिटीज़ ने केंजी के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उन्होंने कंफर्म किया कि आइटम्स उनके बेटे के हैं। लेकिन जब उनसे टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा गया तो उनके पेरेंट्स को ये क्लियर नहीं था कि वो आवाज़ उनके बेटे की है या नहीं। ये सब कुछ और कंफ्यूजिंग हो गया। एक तरफ ये पता चल रहा था कि केंजी इवामुरा का नाम इस केस में था, दूसरी तरफ टेप रिकॉर्डिंग और SOS साइन के बीच कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। अगर केंजी ने SOS साइन बनाया था तो कैसे? कुछ ज़्यादा सवाल भी उठते हैं। अगर केंजी ने SOS साइन बनाया था तो क्या ये साइन उसके ज़िंदा होने के बाद बना था, या फिर अगर वो पहले से ही मर चुका था तो किसने ये लॉग साइन बनाया? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये साइन उन्होंने 1987 में देखा था। उस टाइम पर ये साइन एरियल फोटोग्राफ्स में भी दिखाई दिया था। ये भी कंफर्म हो गया था कि ये साइन 1987 में विजिबल था पर उससे पहले नहीं। तो ज़्यादा चांसेस ये सजेस्ट करते हैं कि केंजी इवामुरा ने ये साइन बनाया था और ये मिस्ट्री अब कुछ क्लियर हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग किस तरह से SOS साइन बनाने में सफल हुए और उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी। ये हमेशा एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहेगी जो सिर्फ टाइम और कोइंसिडेंसेस की वजह से थोड़ा क्लियर होती गई। एंड में केस को क्लोज किया गया, लेकिन इस कहानी की मिस्ट्री और क्वेश्चंस अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में चुप कर रह गए हैं। ये केस सिर्फ एक लॉस्ट हाइकर की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कभी सॉल्व हो गई, लेकिन हर किसी के लिए जवाब छुप गया।